देखिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में, देखिए जब भी कोई फंक्शन जो है, फंक्शन किस में एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में। फंक्शन किस में एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में। तो जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में, तो एग्जीक्यूशन का होता है कंट्रोल। जो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो कंट्रोल जाता है कॉलिंग फंक्शन से होते हुए, कॉलिंग फंक्शन से वह कंट्रोल जाता है कॉल्ड फंक्शन के पास। कॉलिंग फंक्शन से वह कंट्रोल किसके पास जाएगा, कॉल्ड फंक्शन के पास। अब यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन क्या चीज है, कॉलिंग फंक्शन मतलब एक ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। कॉलिंग फंक्शन जो होगा एक ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा जो हमने किसी न किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया है। अब यह जो कॉल्ड फंक्शन होगा वह किस तरह का फंक्शन होगा, जो कॉल्ड फंक्शन होगा वो एक तरीके का डमी फंक्शन होगा। जो कॉल्ड फंक्शन होगा एक तरीके का डमी फंक्शन होगा जो कॉलिंग फंक्शन के वैल्यूज को कॉल्ड करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जब भी हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर जाता है, तो उस प्रोसेस में या तो एक से ज्यादा डाटा वैल्यूज, है ना, यानी कि n नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं। इन डेटा वैल्यूज को बोला जाता है पैरामीटर्स। यहां तक आया, सभी को समझ में आया? कमेंट करके बताइए जल्दी। देखिए इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो पैरामीटर्स होता है, पैरामीटर्स है ऐसे डेटा वैल्यूज। देखिए यहाँ पर जो हम पैरामीटर्स बोल रहे हैं वो पैरामीटर्स हैं डेटा वैल्यूज हैं। ठीक है, अब डेटा वैल्यूज मतलब वो जो वैल्यू रहेगा वो या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भी हो सकता है, या फिर कैरेक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है ABCD XYZ, या स्ट्रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है आपका डेटा वैल्यूज। देखिए तो जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स हैं डेटा वैल्यूज, और ये डेटा वैल्यूज पास होते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पे। यानी कि जो भी हमारे पास डेटा वैल्यूज रहेंगे वो कॉलिंग फंक्शन से कहाँ तक पास होंगे, वो पास होंगे कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर पास होंगे। तो जो अभी हम बोल रहे हैं पैरामीटर्स, तो यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं। सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है एक्चुअल पैरामीटर और दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर। सी प्रोग्रामिंग में आपके पास दो तरीके के पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे। पहला होता है एक्चुअल पैरामीटर और दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर। देखिए ये जो एक्चुअल पैरामीटर है, इस एक्चुअल पैरामीटर को हम स्पेसिफाई करेंगे कॉलिंग फंक्शन पे। जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है वो स्पेसिफाई होता है कॉलिंग फंक्शन पे, और जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं कॉल्ड फंक्शन पे। फॉर्मल पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है कॉल्ड फंक्शन पे, और एक्चुअल पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है कॉलिंग फंक्शन पे। देखिए तो यहां तक आया, सभी को समझ में क्या, जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कि फंक्शन एग्जीक्यूटेड होता है प्रोग्राम में, यानी कि हम यह बोल रहे हैं कि जब कभी कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन, जब कभी भी कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में, तो क्या होता है, एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है, एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होता है। कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होता है, कॉलिंग फंक्शन से, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पे, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पे ट्रांसफर होता है।
मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए हमारा जो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है वो कॉलिंग फंक्शन से कहाँ पर ट्रांसफर होता है, कॉल्ड फंक्शन पर ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन क्या चीज है? देखिए कॉलिंग फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसे ओरिजिनली क्रिएट किया है किसी यूजर ने। किस पर्पस के लिए क्रिएट किया है? किसी न किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कॉल्ड फंक्शन के बारे में, जब हम बात करते हैं कॉल्ड फंक्शन के बारे में, तो कॉल्ड फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमें कॉलिंग फंक्शन के वैल्यूज को जब हमें कॉलिंग फंक्शन के वैल्यूज को प्राप्त करना है, जब हमें कॉलिंग फंक्शन के वैल्यूज को गेट करना है या प्राप्त करना है, तो उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं कॉल्ड फंक्शन। यानी कॉलिंग फंक्शन के जो भी वैल्यूज रहेंगे वो हम कैच करेंगे कॉल्ड फंक्शन में, ठीक है। तो जब कभी भी कॉल्ड फंक्शन यूज होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग, कि हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहां तक आया सभी को समझ में? क्या कमेंट करके बताइए जल्दी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में देखिए, इस पूरे प्रोसेस में जब भी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल ट्रांसफर्ड होता है कॉलिंग फंक्शन से लेके कॉल्ड फंक्शन पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इनमें n डेटा वैल्यूज को क्या किया जा सकता है? कैरी किया जा सकता है, ठीक है। n डेटा वैल्यूज को इस पूरे प्रोसेस में कैरी किया जा सकता है कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन तक, ठीक है। और इन डेटा वैल्यूज को हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। यदि हम बात करें डेटा वैल्यूज के बारे में, तो एज पर द एग्जांपल ऑफ डेटा वैल्यूज के एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 ये भी हो सकता है, या फिर ABCD ये भी हो सकते हैं आपके डेटा वैल्यूज, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पैरामीटर्स एक ऐसे डेटा वैल्यूज हैं जो कि कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन तक पास होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पैरामीटर। सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के हमारे पास पैरामीटर हैं। देखिए सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो तरीके के पैरामीटर हैं। पहला जो पैरामीटर है ना, सी प्रोग्रामिंग में जो पहला पैरामीटर है वो होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर, है ना। सी प्रोग्रामिंग में जो पहला पैरामीटर है वो है एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर को स्पेसिफाइड किया जाता है कॉलिंग फंक्शन पे, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर को स्पेसिफाइड किया जाता है कॉलिंग फंक्शन पे। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है फॉर्मल पैरामीटर। देखिए नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर को स्पेसिफाइड किया जाता है कॉल्ड फंक्शन पे। फॉर्मल पैरामीटर को स्पेसिफाइड किया जाता है कॉल्ड फंक्शन पे। यहां तक आया क्या सभी को समझ में? कमेंट करके बताइए जल्दी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि जब कभी भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है यानी कि जब कभी भी एक फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं, यानी कि फंक्शन को यानी कि हमने कॉलिंग फंक्शन को क्या किया? कॉल्ड किया, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है उस एक्चुअल पैरामीटर का क्या बनाया जाता है? कॉपी, है ना। फंक्शन कॉलिंग के केस में कभी भी एक्चुअल पैरामीटर का सबसे पहले कॉपी बनाया जाता है, और उस कॉपी को, है ना, ट्रांसफर किया जाता है फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। यानी कि जब कभी भी हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन कॉल हो रहा है
इसका मतलब वो फंक्शन किसमें हो सकता है, वो फंक्शन हो सकता है एक्चुअल पैरामीटर के फॉर्म में। उस एक्चुअल पैरामीटर का हम बनाते हैं कॉपी और उस कॉपी को हम ट्रांसफर करते हैं फॉर्मल पैरामीटर पे। ठीक है, अब जैसे आपको शुरुआत में ही बताया गया है कि एक्चुअल पैरामीटर होता है कॉलिंग फंक्शन में और फॉर्मल पैरामीटर होता है कॉल्ड फंक्शन पे। तो यदि हमने एक्चुअल पैरामीटर को कॉपी करके सपोज फॉर्मल पैरामीटर तक भेजा, यदि हमने एक्चुअल पैरामीटर को कॉपी करके फॉर्मल पैरामीटर तक भेजा, इसका मतलब ये है कि हमने कॉलिंग फंक्शन के सारे डेटास को, कॉलिंग फंक्शन के जो भी हमारे रिक्वायर्ड डेटा है उसको कॉपी करके हमने कहां पर भेजा, उसको कॉपी करके हमने भेजा कॉल्ड फंक्शन के पास। ठीक है, तो यहां तक आया सभी को समझ में क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए, तो अभी तक हमने आपको बताया कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन के बारे में। जब हम इनके मेथड्स को देखेंगे, है ना, जब हम इनके मेथड्स को देखेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कॉलिंग फंक्शन क्या है और कॉल्ड फंक्शन क्या है। देखिए, जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, उसमें दो मेथड होते हैं। ठीक है, पैरामीटर को पास करने के लिए, ठीक है, पैरामीटर को पास करने के लिए या फिर पैरामीटर पासिंग के लिए में मेनली दो मेथड यूज होते हैं। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, और ये जो मेथड्स रहते हैं ये पास करते हैं पैरामीटर्स को। ठीक है, हमारे पास जो दो मेथड है ना, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये एक ऐसे मेथड हैं जो पास करते हैं पैरामीटर को कहां से कहां तक, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन तक, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन तक क्या करते हैं, पैरामीटर्स को पास करते हैं। तो चलिए हम आप आगे देखते हैं कॉल बाय वैल्यू के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, नाम से क्या है इसका, कॉल बाय वैल्यू, यानी कि हम वैल्यू का यूज करके क्या करेंगे, कॉल करेंगे। इसको कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू का जो दूसरा नाम है वो है पास बाय वैल्यू। ठीक है, पास बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू सेम चीज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, कॉल बाय वैल्यू इस मेथड में क्या होता है, कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू कॉपीड होता है फॉर्मल पैरामीटर्स पे। यानी कि क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन में जो भी वैल्यूज रहेंगे, वो किस में कॉपी हो जाएंगे, वो कॉपी हो जाएंगे कॉल्ड फंक्शन पे। ठीक है, कॉल्ड फंक्शन पे क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। और यहाँ पर वैल्यूज को कॉपी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ, है ना, वैल्यूज को कॉपी करने के लिए यहाँ पर वैल्यू से रिलेटेड क्या यूज होंगे, वैल्यू से रिलेटेड वेरिएबल का इस्तेमाल होगा, है ना। यहाँ पर वैल्यूज को आपस में कॉपी करने के लिए वैल्यू से रिलेटेड वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर वैल्यू से रिलेटेड एड्रेस का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू से रिलेटेड एड्रेस का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक्चुअल पैरामीटर का क्या बनाया, हमने एक्चुअल पैरामीटर का बनाया कॉपी और उसे कॉपी कर दिया फॉर्मल पैरामीटर को। यानी कि हमने क्या किया, कॉलिंग फंक्शंस के से जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगे, हमने उन वैल्यूज या उन वेरिएबल्स को कॉपी करके कहां पर ट्रांसफर कर दिया, कॉल्ड फंक्शन के पास ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यानी कि हमको कौन सा पैरामीटर का वैल्यू मिल गया, अब हमें फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमें फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू मिल गया। यदि अब हम फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज जो है एक्चुअल पैरामीटर पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जांपल से कैसे समझें। देखिए, सपोज हमारे पास
सपोज हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर में दो वैल्यू हैं, 1 और 2, ठीक है। अब इसी को हमने कॉपी किसमें कर दिया, इसी को हमने कॉपी कर दिया फॉर्मल पैरामीटर में, ठीक है। तो फॉर्मल पैरामीटर का भी वैल्यू क्या हो गया, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 हो गया। इसके बाद सपोज यदि हमने फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यूज को चेंज किया, सपोज हमने इसके बाद फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज किया, हमने इसे चेंज करके कर दिया 2 और 3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू तो बदल गया, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू है वो वही रहेगा, जस का तस रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर में जो भी चेंज किया जाएगा उसका इंपैक्ट या उसका प्रभाव एक्चुअल पैरामीटर्स के वैल्यूज पर नहीं पड़ेगा। यहां तक आया क्या, सभी को समझ में, जल्दी बताइए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कॉल बाय वैल्यू से रिलेटेड एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं कॉल बाय वैल्यू से रिलेटेड प्रोग्राम को लोड करता हूं। देखिए, तो ये है हमारा एक प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू से रिलेटेड है। देखिए, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने लिया है एक हेडर फाइल जिसका नाम है #include_stdio.h। इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम हमने लिया है वो है #include_conio.h, #include_conio.h, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है void swap, ठीक है। void swap नाम से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। void यहाँ पर क्या है, void यहाँ पर फंक्शन का टाइप है, जबकि swap क्या है, फंक्शन का नेम है, ठीक है, जबकि swap क्या है, फंक्शन का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है वो किस तरह का फंक्शन है, कोई बता सकता है क्या, जल्दी बताइए। जो हमने यहाँ पर swap नाम का फंक्शन डिफाइन किया है वो किस तरह का फंक्शन है। देखिए, यहाँ पर जो हमने स्वैप नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, स्वैप एक तरीके का यूजर डिफाइंड फंक्शन है। स्वैप एक तरीके का क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जो यूजर के द्वारा यानी कि प्रोग्रामर के द्वारा, हमारे द्वारा डिफाइन किया गया है, जिसमें हमने दो पैरामीटर्स का यूज किया है, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। ये लिखा हुआ है इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद लास्ट में हमने लिखा है सेमी कॉलन, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में है सेमी कॉलन। देखिए, ये जो फंक्शन है यह आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन किया गया, मेन फंक्शन से भी पहले डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके का फंक्शन कहलाता है यूजर डिफाइन फंक्शन कहलाता है। इस तरीके का फंक्शन क्या कहलाता है, यूजर डिफाइन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इस यूजर डिफाइन फंक्शन के बाद, हमने डिफाइन किया है एक मेन फंक्शन, इसके बाद हमने डिफाइन किया है एक मेन फंक्शन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन करने के साथ साथ आपको प्रोग्राम में मेन फंक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है void swap, जिसका नाम है
void swap, जहाँ पे void है आपका टाइप और swap है उस फंक्शन का नेम। तो यहाँ पर जो हमने swap नाम का फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, वो है int a और int b। वो है int a और int b। तो ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं a और b। ठीक है, अब इस मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने लिया है दो वेरिएबल int m इक्वल 22, इसके बाद हमने लिया है n इक्वल 44 और लास्ट में हमने कर दिया है सेमी कॉलन। यानी दो वैल्यूज हमने डिफाइन कर दिए हैं, एक वैल्यू m का है और दूसरा n का है। ठीक है, लास्ट में हमने दिया है सेमी कॉलन और इसके बाद हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने लिखा है वैल्यूज बिफोर स्वैप, उसके बाद हमने लिखा है \n, सॉरी उसके बाद हमने लिखा है /n, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे ये वैल्यू आ जाए उसके लिए हमने लिखा है। फिर हमने लिखा है m इक्वल %d, यानी कि इससे क्या होगा, m की वैल्यू स्वैप से पहले प्रिंट हो जाएगी, है ना, यानी कि स्वैपिंग के पहले m की वैल्यूज क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है, फिर हमने लिखा है अगेन /n, हमने फिर से लिखा है। इसके बाद हमने लिखा है n इक्वल %d। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा है, इसके बाद हमने लिखा है n इक्वल %d, यानी कि स्वैप की वैल्यू बिफोर स्वैप n की वैल्यू क्या है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हमने डबल कोट के बाद लिखा है m, ठीक है। यहाँ तक आया क्या सभी को समझ में? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए इतना करने के बाद हमने क्या किया है, जो हमने स्वैप फंक्शन बनाया है, ठीक है, हमने एक स्वैप फंक्शन बना दिया। इस स्वैप फंक्शन का मतलब क्या है, इस स्वैप फंक्शन का मतलब ये है कि हम दो वैल्यूज को आपस में क्या करना चाह रहे हैं, स्वैप करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने लिख दिया स्वैप m, n, हमने लिख दिया स्वैप m, n, यानी क्या किया हमने यहाँ पर स्वैप फंक्शन से रिलेटेड एक मेथड डिफाइन किया, है ना, जिससे हम यह बताना चाहते हैं कि हम m और n इन दोनों की वैल्यूज को क्या करेंगे, आपस में स्वैप करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरे कॉलिंग फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन के बारे में पूरा डिफाइन हो गया कि एक कॉलिंग फंक्शन में क्या क्या चीजें रहेंगी, यानी कि जो हमने यहाँ पर लिखा है स्वैप int a, int b, ये है आपका कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन्हीं वैल्यूज को क्या करेंगे, फॉर्मल पैरामीटर पे या फिर कॉल्ड फंक्शन पे हम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हमने जो कॉल्ड फंक्शन बनाया उसमें अगेन हमने कॉल्ड फंक्शन का सेम नाम रखा। हमने उसके लिए क्या किया, हमने उस कॉल्ड फंक्शन के लिए लिख दिया void swap int a और int b। ठीक है, यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन में क्या डिफरेंस था, जो जब भी आप एक कॉलिंग फंक्शन लिख रहे थे, ठीक है, जब भी आप एक कॉलिंग फंक्शन लिख रहे थे उस कॉलिंग फंक्शन के आखिरी में सेमी कॉलन का यूज हुआ था, और कॉल्ड फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ये हुआ आपका कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वैल्यूज हैं m इक्वल 22, n इक्वल 44, इन्हीं वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वापस कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज के आपस में स्वैपिंग के लिए हमने एक और अलग से वेरिएबल ले लिया जिसका नाम था tmp, है ना, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था tmp। ठीक है, सबसे पहले हमने असाइन किया tmp इक्वल a। ठीक है, सबसे पहले हमने असाइन किया tmp इक्वल a। ठीक है, इसके बाद हमने असाइन किया a इक्वल b,
फिर हमने असाइन किया b इक्वल TMP। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम प्रिंट कराएंगे वैल्यूज वैल्यूज आफ्टर स्वैप, वैल्यूज आफ्टर स्वैप m इक्वल %d और फॉरवर्ड स्लैश n इक्वल %d। ठीक है, तो यहाँ पर m और n की जो वैल्यू रिस्पेक्टिवली किस में स्टोर हो रही है, वो स्टोर हो रही है a और b में। तो इससे हम लास्ट में a और b को प्रिंट कराएंगे। तो लास्ट में यदि हम इन वैल्यूज को आपस में स्वैप कराएंगे, ठीक है, तो आउटपुट किस तरीके से आएगा। ठीक है, शुरुआत में m का वैल्यू है 22, शुरुआत में m का वैल्यू है 22 और n का वैल्यू 44। ठीक है, स्वैपिंग के बाद क्या होगा, स्वैपिंग के बाद होगा m इक्वल 44 और n इक्वल 22। यहां तक आया क्या सभी को समझ में, जल्दी कमेंट करके बताइए। बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए कि उनको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मैं एक बार बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। देखिए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को यदि हम रन करेंगे तो आउटपुट कैसे आना चाहिए। देखिए, इस प्रोग्राम को यदि आप रन करोगे तो सबसे पहला लाइन आउटपुट का क्या आएगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। देखिए, इस प्रोग्राम को यदि हम रन करेंगे तो सबसे पहला जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, वो रहेगा वैल्यूज वैल्यूज बिफोर बिफोर स्वैप, वैल्यूज बिफोर स्वैप m इक्वल 22, n इक्वल 44, इस तरीके से आएगा। इसके बाद जो आउटपुट का नेक्स्ट लाइन आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट का नेक्स्ट लाइन क्या आएगा, जल्दी बताइए। देखिए, आउटपुट का जो नेक्स्ट लाइन रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो रहेगा वैल्यूज आफ्टर स्वैप, वैल्यूज आफ्टर स्वैप, जिसमें हो जाएगा m इक्वल 44 और n इक्वल 22। ठीक है, आइए हम देखते हैं एक बार कि इस प्रोग्राम का आउटपुट एनालिसिस किस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए, यदि हम इस प्रोग्राम का आउटपुट एनालिसिस देखें तो उस आउटपुट एनालिसिस में क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा लाइन, वो लाइन रहेगा वैल्यूज वैल्यूज बिफोर स्वैप। ठीक है, m इक्वल 22, n इक्वल 44। ठीक है, ये रहेगा आपका पहला लाइन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हमने एक वेरिएबल क्या लिया है, हमने एक tmp नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, tmp नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो हम a और b लिए हैं, a और b लिए हैं वो रिस्पेक्टिवली किसके लिए लिए हैं, a जो है वो रिप्रेजेंट करेगा m को और b रिप्रेजेंट करेगा n को। ठीक है, a रिप्रेजेंट करेगा m को और b रिप्रेजेंट करेगा n को। तो यदि हम बोल रहे हैं tmp इक्वल
ए, सपोज हम बोल रहे हैं TMP इक्वल ए, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि यदि ए रिप्रेजेंट कर रहा है m को, ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है m को और b रिप्रेजेंट कर रहा है n को, ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है m को और b रिप्रेजेंट कर रहा है n को, तो TMP इक्वल ए यदि हम लिखते हैं, यदि हम TMP इक्वल ए लिखते हैं तो TMP की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए। तो TMP की वैल्यू क्या होगी, 22, ठीक है, TMP की वैल्यू हो जाएगी 22। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है a इक्वल बी, ठीक है, नेक्स्ट है a इक्वल बी, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, a और b की वैल्यू को, ठीक है, a और b की वैल्यू को क्या किया है, a की जो भी वैल्यू है a इक्वल बी, यानी b की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, b के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट जो है, यदि हम लिखते हैं a इक्वल बी, ठीक है, a इक्वल बी हम लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी बताइए एट प्रेजेंट b की वैल्यू क्या है, एट प्रेजेंट जो b की वैल्यू है वो है 44, तो ये हो जाएगा a इक्वल 44, ये हो जाएगा a इक्वल 44। और लास्ट में हमने क्या किया है, लास्ट में हमने b इक्वल TMP किया है, ठीक है, b इक्वल क्या किया है, TMP किया है, और ऊपर क्या किया हमने, TMP इक्वल a किया हुआ है, TMP इक्वल क्या किया है हमने, a किया हुआ है, जिससे हमको मिला था कि TMP की वैल्यू है 22। तो यदि हम b इक्वल TMP लिखते हैं तो ये हो जाएगा b इक्वल 22। तो जो हमें वैल्यूज मिल रहे हैं आफ्टर आफ्टर द कॉल्ड फंक्शन वो हो जाएगा a इक्वल 44 और b इक्वल 22, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में हम a और b को जब प्रिंट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि स्वैप होने के बाद जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, 44 और 22, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि हमने यहाँ पर जो a और b लिया था, a और b जो हमने लिया था वो किसके लिए लिया था, a हमने लिया था m के लिए और b हमने लिया था n के लिए, ठीक है। हाँ, तो आया आप सभी को समझ में क्या, जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो अभी जैसे हमने आपको बताया था कॉल बाय वैल्यू के बारे में, तो बताइए कॉल बाय वैल्यूज में कौन से पैरामीटर्स का कॉपी बनाया जा रहा था। हाँ बताइए, कॉल बाय वैल्यू में कौन से पैरामीटर का कॉपी बनाया जाता है। जल्दी कमेंट करके बताइए। एक्चुअल का, ठीक है। तो एक्चुअल का जब हम कॉपी बनाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर का जब हम कॉपी बनाते हैं तो उसको हम किस तरीके के पैरामीटर पे कॉपी करते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर का कॉपी बनाते हैं और उस कॉपी को हम ट्रांसफर करते हैं फॉर्मल पैरामीटर पे। ठीक है, एक्चुअल का हम कॉपी बना के किसके पास ले जाते हैं, हम उसको ले जाते हैं फॉर्मल पैरामीटर के पास। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू के केस में हमने क्या किया, कॉल बाय वैल्यू के केस में हमने क्या किया, यहां पर सीधे सीधे वैल्यूज को कॉपी किया, है ना। कॉल बाय वैल्यूज के केस में हमने क्या किया, वैल्यूज को कॉपी किया, ठीक है। और वैल्यूज को कॉपी करने के लिए, ठीक है, और वैल्यूज को कॉपी करने के लिए हमने यहां पर क्या किया, वैल्यूज को कॉपी करने के लिए हमने वेरिएबल्स का यूज किया। ठीक है, वैल्यूज को कॉपी करने के लिए हमने यहां पर किसका यूज किया, वेरिएबल्स का यूज किया। ठीक है, हाँ तो बताइए m और n के वैल्यूज को कॉपी करने के लिए
m और n के वैल्यूज को कॉपी करने के लिए हमने कौन कौन से वेरिएबल का यहाँ पर यूज किया? जल्दी बताइए। नहीं, यहाँ पर वेरिएबल बताइए। स्वैप जो है, स्वैप तो आपका फंक्शन का नेम हो जाएगा, है ना, स्वैप आपका फंक्शन का नेम हो जाएगा। मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे आपका यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर ए और बी है, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर ए और बी है, तो यहां पर इस लाइन को देख के बताइए तो फॉर्मल पैरामीटर क्या है ये बताइए। ठीक ठीक है, कॉलिंग फंक्शन में जो रहेगा वो एक्चुअल पैरामीटर रहेगा और कॉल्ड फंक्शन में क्या रहेगा, वो कहलाएगा आपका फॉर्मल पैरामीटर। हाँ, अब बताइए हमने कौन कौन से वेरिएबल का यूज किया? देखिए यहाँ पर ए और बी ही हैं आपके, एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर दोनों हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर जो ए और बी यूज हुआ था उसके जगह आप दूसरा भी यूज कर सकते थे, एक्स वाई जेड भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कॉल बाय रेफरेंस के बारे में, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या आएगा? देखिए कॉल बाय रेफरेंस को आपको थोड़ा सा समझने में इसलिए आसानी होगी क्योंकि अभी आप कॉल बाय वैल्यू को समझ चुके हैं। देखिए जब हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस का जो दूसरा नाम है वो है पास बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस का जो दूसरा नाम है वो है पास बाय रेफरेंस, ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस के केस में भी वही चीज होगी कि एक्चुअल पैरामीटर्स के जो भी वैल्यूज रहेंगे, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स के जो भी वैल्यूज रहेंगे वो अगेन की उसका एक कॉपी बनाया जाएगा और उस कॉपी को हम किस में भेजेंगे? फॉर्मल पैरामीटर में भेजेंगे। यानी कि इसमें भी क्या होगा कि हमारे पास जो कॉलिंग फंक्शन है, जो हमारा कॉलिंग फंक्शन है, उस कॉलिंग फंक्शन के सारे वैल्यूज किसमें कॉपी कर सकते हैं? हम कॉल्ड फंक्शन पे हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिमिलरिटी हो गई। अब डिफरेंस क्या रहेगा? देखिए कॉल बाय रेफरेंस में जब भी हम वैल्यूज को कॉपी करेंगे, तो हम कैसे कॉपी करेंगे? हम कॉपी करेंगे विद द रेफरेंस, है ना, विद द रेफरेंस यानी कि एड्रेस, ठीक है। यानी कि कॉल बाय रेफरेंस में आप क्या यूज करोगे? रेफरेंस का यानी कि एड्रेस का, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, जैसे ए और बी के लिए हम जो अलग फॉर्मल पैरामीटर बना रहे थे वो हम क्या बना रहे थे? ए और बी इस तरीके से बना दे रहे थे। लेकिन अब कॉल बाय रेफरेंस के केस में यहां पर क्या हो जाएगा? हम एड्रेस को पास कराएंगे, यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टार ए और स्टार बी, है ना, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक बी, ठीक है। यानी कि अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जो भी वैल्यूज पास होंगे थ्रू द एड्रेस पास, है ना, थ्रू द एड्रेस पास होंगे। वैल्यूज जो है डायरेक्टली पास नहीं होंगे, थ्रू द एड्रेस पास होंगे, ठीक है, जिसको हम देखते हैं एक प्रोग्राम की मदद से। सबसे पहले मैं यहां पर बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए यदि हम यूज कर रहे हैं पास बाय रेफरेंस यानी कि कॉल बाय रेफरेंस को,
यदि हम यूज कर रहे हैं पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस को, तो उसमें हमको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो भी हम एक्चुअल पैरामीटर डिफाइन करेंगे, जो भी हम एक्चुअल पैरामीटर डिफाइन करेंगे उसे भी हम एक एड्रेस के फॉर्म में यानी कि रेफरेंस के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो जब भी हम एक्चुअल पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे तो हमारे जो पैरामीटर्स होंगे, किस तरीके के हमारे पैरामीटर्स होंगे, हमारे पैरामीटर कुछ इस तरीके से होंगे, एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक बी। यानी कि हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया है, हमने एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया है जो वेरिएबल क्या करेगा, यहां पर ए के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, और बी, यदि हम एस्ट्रिक बी लिखते हैं तो वो क्या करेगा, बी के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, हाँ, तो सभी को समझ में आया मैंने यहां पर क्या बोला। यदि मैं लिख रहा हूं यहां पर एस्ट्रिक ए, एस्ट्रिक ए, तो इसका मतलब क्या है जल्दी बताइए, अभी मैंने अभी बताया है उसको बताइए जल्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रिक ए हियर? नहीं, एस्ट्रिक ए का मतलब ये नहीं है। देखिए, एस्ट्रिक ए का मतलब ये है कि एस्ट्रिक ए इज अ वेरिएबल। ठीक है, एस्ट्रिक ए एक वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, जो ए वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एस्ट्रिक ए इज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। हाँ, अब आंसर दीजिए जल्दी, कोई तो आंसर दो जल्दी, बाकी लोग। एस्ट्रिक ए का यहां पर मीनिंग बताना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो एस्ट्रिक ए यहाँ पर क्या है, एस्ट्रिक ए एक ऐसा वेरिएबल है जो होल्ड करता है वेरिएबल ए का एड्रेस। तो उसी तरीके से यदि हम लिखते हैं एस्ट्रिक बी, तो एस्ट्रिक बी क्या करेगा, वो भी एक वेरिएबल है, और एस्ट्रिक बी एक ऐसा वेरिएबल है जो वेरिएबल बी का एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, आगे जब आप इस चीज को पढ़ेंगे कि एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक बी क्या होता है, तब आपको ये पता चलेगा कि ये मेनली यूज है हो रहा है एज अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, ये मेनली यूज हो रहा है एज अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो वो तो पार्ट है अलग टॉपिक का जिसको हम पॉइंटर में अच्छे से और देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है जिसका नाम है वॉइड स्वैप। वॉइड यहाँ पर टाइप है और स्वैप उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नेम है, जिसके अंतर्गत हमने दो एक्चुअल पैरामीटर्स दिए हैं जो हैं एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक बी। ये हैं जिसके अंदर हमने क्या किया है, मेन फंक्शन लिया है, और अगेन हमने सेम वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, m इक्वल 22, n इक्वल 44। तो प्रिंटफ में जो हमने लिखा है, हमने लिखा है वैल्यूज बिफोर स्वैप। इसके बाद हमने लिखा है /n, यानी कि एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट क्या होगा, वो प्रिंट होगा, m की वैल्यू प्रिंट होगी, देन अगेन n की वैल्यू प्रिंट होगी। और इसको प्रिंट करने के लिए हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं, m और n का हमने यूज किया है। फिर हमने लिखा है स्वैप m% और m%n, यानी कि m का एड्रेस और m का एड्रेस और n का एड्रेस क्या हो, आपस में स्वैप हो। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हम कॉलिंग फंक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको हमको कैसे स्वैप करना है वो हम डिफाइन करेंगे कॉल्ड फंक्शन पे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो फंक्शन हमने सेमीकोलन लिया है, सेमीकोलन का यूज करके लिया है, वो है आपका कॉलिंग फंक्शन है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन जो है, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन में जो भी पैरामीटर्स होंगे वो कहलाएंगे आपके एक्चुअल पैरामीटर्स, और कॉल्ड फंक्शन में जो भी पैरामीटर्स होंगे वो कहलाएंगे आपके फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमने जो कॉलिंग फंक्शन में जो हमारे पास स्वैप वाला डिफाइन किया गया है,
इसको हमने कॉल करने का कोशिश किया है कॉल्ड फंक्शन में। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, उसके लिए हमने लिखा है void swap int asterisk a int asterisk b। तो अगेन हम कॉल्ड फंक्शन में जो भी पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं वो भी एक रेफरेंस टाइप का या एड्रेस टाइप का हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पास बाय रेफरेंस। यहां तक आया क्या सभी को समझ में? जल्दी बताइए। देखिए, तो यहाँ जो हमने लिया है एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक बी, एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक बी जो हमने लिया है वो किन किन वेरिएबल्स के लिए लिया है हमने एक्चुअली में? एम के लिए और एन के लिए, है ना। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमने यहाँ पर लिया है एम और एन के लिए ही लिया है, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमारा पास स्वैपिंग है, उस स्वैपिंग को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज यहाँ पर डायरेक्टली पास नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यदि हम ए और बी वेरिएबल के लिए एड्रेसेस की बात करें, ठीक है, ए और बी वेरिएबल के लिए सपोज हम एड्रेस बात करें तो एड्रेस का वैल्यू कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैं ले रहा हूं वैल्यू और इस बॉक्स के बाहर मैं ले रहा हूं एड्रेस, ठीक है। तो सपोज यहां पर ए की वैल्यू तो एम से इनहेरिट है ना। ए की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एम के ऊपर। तो वैल्यू तो हो गई 22 और बी की वैल्यू हो गई 44, ठीक है। सपोज ए का जो ए वेरिएबल का जो एड्रेस है वो है यहाँ पर 1000, ठीक है, और बी का एड्रेस है यहाँ पर 1001, ठीक है। ए वेरिएबल जिसका वैल्यू 22 है उसका एड्रेस है सपोज 1000 और बी वेरिएबल जिसका वैल्यू है सपोज 44 और उसका एड्रेस है 1001, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो स्वैप लिख रहे हैं इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 1000 और 1001 ये दोनों एड्रेस आपस में स्वैप हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कॉल्ड फंक्शन में? कॉल्ड फंक्शन में हमने लिखा है void swap int asterisk a int asterisk b, ठीक है। तो इसके लिए जो स्वैपिंग के लिए हमने जो पहले कॉल बाय वैल्यू में यूज किया था सिर्फ उसी तरीके से यूज करेंगे, बस यहाँ पर एस्ट्रिक का यूज हो जाएगा जिससे आपके एड्रेसेस आपस में स्वैप हो सके। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा int tmp, यानी कि हमने स्वैपिंग के लिए एक छोटा सा एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया है जहां पर हमने लिखा tmp इक्वल एस्ट्रिक ए, यानी कि tmp में a का एड्रेस असाइन हो गया। इसके बाद हमने लिखा एस्ट्रिक ए इक्वल एस्ट्रिक बी, यानी कि a के एड्रेस में अब b का एड्रेस असाइन हो गया। इसके बाद हमने लिखा एस्ट्रिक b इक्वल टीएमपी, यानी कि b के एड्रेस में अब टीएमपी का वैल्यू असाइन हो गया, यानी कि a का एड्रेस असाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट प्रिंटफ लाइन है उस प्रिंटफ लाइन में आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है वैल्यूज आफ्टर स्वैप, ठीक है। अगेन हमने एक यूज किया है फॉरवर्ड स्लैश एन आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए, m इक्वल %d, फिर अगेन फॉरवर्ड स्लैश एन, है ना, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराने के लिए। और लास्ट में हमने जो प्रिंट कराया हमने प्रिंट कराया है एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक बी की वैल्यूज को, ठीक है। तो यदि हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहला आउटपुट का जो लाइन आएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, वो रहेगा वैल्यूज बिफोर स्वैप, ठीक है। यदि हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट का पहला लाइन आएगा वैल्यूज बिफोर स्वैप, वैल्यूज बिफोर स्वैप, ठीक है। तो वैल्यूज बिफोर स्वैप में आ जाएगा सबसे पहले m इक्वल 22 इक्वल 44, ठीक है। और जो आउटपुट का जो सेकेंड लाइन आएगा वो आएगा वैल्यूज आफ्टर स्वैप m इक्वल 44 n इक्वल 22,
ठीक है, तो ये तो हो गया आउटपुट। यदि हम इस प्रोग्राम का एक बार आउटपुट एनालिसिस करेंगे, यदि हम इस प्रोग्राम का आउटपुट एनालिसिस करेंगे तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आउटपुट एनालिसिस जब भी आप करोगे तो सबसे पहले यही लाइन आएगा, वैल्यूज बिफोर स्वैप m इक्वल 22 n इक्वल 44, ये तो आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने लिया था m इक्वल m और n। ठीक है, m और n दोनों के एड्रेस को हमको आपस में स्वैप करना है। ठीक है, सपोज हमने m का यहाँ पर जो एड्रेस है वो है यहाँ पर 2000। ठीक है, m का एड्रेस है सपोज 2000 और n का जो एड्रेस है वो है 2001। ठीक है, m का जो एड्रेस है वो है 2000 और n का जो एड्रेस है वो है 2001। ठीक है, तो अब क्या किया है हमने, हम इसका कॉपी ऑलरेडी बना चुके हैं। उस कॉपी को हमने कहां पर पास कर दिया, कॉल फंक्शन में हम पास कर चुके हैं। ठीक है, और पास करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो है एस्ट्रिक ए और एस्ट्रिक बी। ठीक है, और हमने एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया है वो है टीएमपी। ठीक है, तो यदि हम लिखते हैं टीएमपी इक्वल एस्ट्रिक ए, टीएमपी इक्वल एस्ट्रिक ए। ठीक है, तो देखिए यदि हम ये मान के चलते हैं कि m का जो एड्रेस 2000 है ना, m का एड्रेस जो 2000 है उसको हमने सेम टू सेम किस में लाके कॉपी कर दिया, उसको हमने सेम टू सेम किसके लिए बना दिया, a के लिए बना दिया। ठीक है, यदि हमने m के एड्रेस को a के एड्रेस को असाइन कर दिया है ना, जो कि पॉसिबल है, हो सकता है, यदि हमने m के एड्रेस को a के एड्रेस को असाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, टीएमपी इक्वल यहां पर हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, अब यहां पर 2000 क्या है, 2000 है यहां पर m का एड्रेस। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं फिर से थोड़ा समझाता हूं अच्छे से। देखिए हमने क्या किया, हमने अभी तक m का जो एड्रेस लिया था वो लिया था हमने 2000 लिया था, और n का जो हमने एड्रेस लिया वो है 2001। ठीक है, अब क्या किया है हमने, इस m का जो 2000 एड्रेस है ना, उस एड्रेस को हमने डायरेक्टली किस में ट्रांसफर कर दिया, इसमें a वाले एड्रेस में, यानी कि 2000 का एड्रेस, 2000 एड्रेस का जो भी वैल्यू है वो किस में जा चुका है, वो 1000 पे जा चुका है, और जो 2001 एड्रेस है उस एड्रेस को हमने एज इट इज कॉपी किस में कर दिया, 1001 में। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 किसका एड्रेस है, 1000 है a का एड्रेस यानी कि एस्ट्रिक a, और 1001 किसका है, b का एड्रेस है। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एड्रेसेस भी बदल दिए हैं, है ना, जो 2000 और 2001 थे उनको हमने रिस्पेक्टिवली किस में बदल दिया, हमने वो बदल दिया है 1000 और 1001 में हमने बदल दिया है। ठीक है, तो यदि हम लिखते हैं टीएमपी इक्वल एस्ट्रिक ए, यदि हम लिखते हैं टीएमपी इक्वल एस्ट्रिक ए, इसका मतलब होगा टीएमपी इक्वल 1000, है ना, टीएमपी का जो नया एड्रेस हो गया वो हो गया 1000। इसके बाद हमने क्या किया, एस्ट्रिक ए में किस में असाइन कर दिया, एस्ट्रिक बी को, है ना, सबसे पहले हमने लिखा टीएमपी इक्वल 1000। ठीक है, फिर एस्ट्रिक ए में हमने किसको असाइन कर दिया, बी का एड्रेस। ठीक है, तो बी का एड्रेस क्या है, बी का एड्रेस है 1001। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, एस्ट्रिक बी में असाइन कर दिया टीएमपी का वैल्यू, तो टीएमपी का वैल्यू हो गया आपका, सॉरी एस्ट्रिक बी का वैल्यू हो गया 1000। ठीक है, तो ये बताइए एट प्रेजेंट एस्ट्रिक ए में जो एड्रेस है 1001, है ना, एस्ट्रिक ए में एट प्रेजेंट जो एड्रेस है 1001, यानी कि एस्ट्रिक ए में अभी कौन सी वैल्यू है, जल्दी बताइए। यदि हम बोल रहे हैं एस्ट्रिक ए में एट प्रेजेंट एड्रेस है 1001, यानी एस्ट्रिक ए की एट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी,
सॉरी एस्ट्रिक ए से हमको कौन सा वैल्यू मिल सकता है एट प्रेजेंट, जल्दी बताइए। देखिए एस्ट्रिक ए को यदि आप एट प्रेजेंट प्रिंट कराओगे तो आपको यहां पर मिलेगा 44, ठीक है, और एस्ट्रिक बी से हो जाएगा आपका 22, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो कि रिलेटेड है रिकर्शन से। देखिए रिकर्शन, देखिए रिकर्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे, है ना। रिकर्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा फंक्शन का मेथड जिसमें एक फंक्शन खुद को कॉल करेगा, यानी कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। यानी कि ऐसा कोई भी फंक्शन जो अपने आप को खुद को कॉल करे वो कहलाएगा आपका रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिकर्शन को समझाने के लिए आप यूज किया है फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने लिया एक हेडर फाइल जिसका नाम है #include_stdio.h और दूसरा हमने हेडर फाइल लिया है वो है #include_conio.h। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है मेन फंक्शन, फिर हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक वेरिएबल हमने लिया है इंट ए और दूसरा हमने लिया फैक्ट। ठीक है, फैक्ट हमने इसलिए यूज किया है ताकि हम फैक्टोरियल ऑफ ए का जो भी वैल्यू रहेगा उसका हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सके। ठीक है, सपोज यदि आपके पास है 2 फैक्टोरियल, ठीक है, हाँ तो बताइए आपने मैथमेटिक्स में तो शायद पढ़ा ही होगा फैक्टोरियल, है ना। यदि हमारे पास है 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, यानी कि यदि आप 2 फैक्टोरियल लेते हो तो उसमें 2 क्रॉस 1 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक प्रिंट लिया है एंटर एनी नंबर। देखिए प्रिंटफ में हमने लिखा है एंटर देखिए यहाँ पर हमने प्रिंटफ में लिखा है एंटर एनी नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा यूजर एक नंबर एंटर करेगा। स्कैनफ में हमने लिखा है %d %a, यानी कि यूजर जो भी वैल्यू देगा वो जाके स्टोर हो जाएगा आपके ए वेरिएबल के एड्रेस में। ठीक है, इसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया छोटा सा जो है फैक्ट इक्वल फैक्टोरियल ए। ठीक है, लेकिन क्या ये अपने आप में फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर पाएगा? नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया लेकिन उसमें वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होंगे उसको भी हमको डिफाइन करना है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर यूजर डिफाइन फंक्शन का जो कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस वो मेथड यदि हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पर हमको दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन यदि हम यहाँ पर रिकर्शन का यूज करें तो हमारा काम सिर्फ एक फंक्शन पे हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है उसी फंक्शन से रिलेटेड हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, जिसमें हमने लिखा फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल %d, ये %d है, फिर फैक्ट, यानी कि इसके थ्रू फैक्ट में जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नीचे है ना, बिलो सेक्शन में हम डिफाइन करेंगे रिकर्सिव फंक्शन की सारे डेफिनेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फैक्टोरियल में एक प्रिंसिपल होता है या एक छोटा सा सिस्टम होता है, वो होता है जीरो फैक्टोरियल का। ठीक है, हाँ ये बताइए कि यदि जीरो फैक्टोरियल है तो जीरो फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है? जीरो है, जीरो का फैक्टोरियल कितना होगा, जल्दी बताइए। जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो है इंट फैक्टोरियल इंट एक्स। देखिए यही फंक्शन है आपका रिकर्सिव फंक्शन, यही फंक्शन है आपका रिकर्सिव फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया है फैक्ट। ठीक है, फैक्ट, तो फैक्ट हमने क्यों डिफाइन किया है, ताकि जो भी हम वेरिएबल का वैल्यू दें, ए का जो भी हम वैल्यू दें वो हमको कलेक्ट करना है, इसलिए हमने दे दिया फैक्ट। ठीक है, तो यदि x का वैल्यू 0 है ना, सपोज एंटर एनी नंबर में, ये जो इंट x है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके a से है। ठीक है, यानी कि यदि यहाँ पर a की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू यदि 0 है तो उस केस में हो जाएगा रिटर्न 1, यानी कि जीरो फैक्टोरियल के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तो प्रोग्राम का कंट्रोल तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स वाले पार्ट पे चला जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल कौन से पार्ट पे चला जाएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा एल्स वाले पार्ट पे। ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट में क्या चीज डिफाइन किया गया उसको मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ, या स्क्रीन पे थोड़ा नीचे चला गया है। तो एल्स वाले पार्ट में हमने डिफाइन किया है फैक्ट इक्वल, एल्स वाले पार्ट में हमने डिफाइन किया है फैक्ट इक्वल एक्स इंटू फैक्टोरियल ऑफ x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए दिया, एस पार्ट के लिए। और यह एस वाला पार्ट कब लागू होगा, जब x की वैल्यू यानी कि जो a की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होगी, 0 से ऊपर होगी, तब ये वाला चीज लागू होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने जो हमारा फैक्टोरियल हमने ऊपर डिफाइन किया उसी फैक्टोरियल को हमने क्या कर दिया, दोबारा कॉल कर दिया, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर बस को चेंज कर दिया, a के जगह हमने यहाँ पर x ले लिया। तो लेकिन जो ओरिजिनल फंक्शन है उसी फैक्टोरियल को हमने दोबारा कॉल किया, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिस इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो यदि इस प्रोग्राम का यदि हम आउटपुट देखें, सबसे पहले देखिए जो एस वाला पार्ट में हमने लिखा था फैक्ट इक्वल एक्स इंटू फैक्टोरियल एक्स माइनस 1, उसी के जस्ट नीचे, उसी के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न फैक्ट, यानी फैक्ट की जो भी वैल्यू रहेगी वो रिटर्न हो जाएगी। कहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, इस फैक्ट वाले लाइन पे, और लास्ट में फैक्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें, यदि हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें तो वो आउटपुट है किस तरीके का होना चाहिए। देखिए इस प्रोग्राम का यदि हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में जो सबसे पहला लाइन रहेगा वो रहेगा एंटर एनी नंबर।
ठीक है, एंटर एनी नंबर, सपोज हमने दे दिया 5, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगा वो आएगा फैक्टोरियल वैल्यू, फैक्टोरियल वैल्यू। हाँ बताइए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। यहाँ हमने 5 एंटर कर दिया है, तो फैक्टोरियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी बताइए। हम्म, 120। ठीक है, आइए अब हम इस प्रोग्राम का एक आउटपुट एनालिसिस करके देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में आउटपुट एनालिसिस में सबसे पहला लाइन यही रहेगा, एंटर एनी नंबर 5, यही रहेगा आउटपुट एनालिसिस में पहला लाइन। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब अब क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाले हिस्से पे चला जाएगा, है ना, इंट फैक्टोरियल इंटेक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि हम इस यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि रिकर्सिव फंक्शन में एंटर कर चुके हैं, है ना, और इसके बाद हमको फैक्ट का फाइनल वैल्यू लेना है, तो अब हम इफ एल्स वाले ब्लॉक पे चले जाएंगे, ठीक है। जब हम इफ एल्स वाले ब्लॉक पे चले जाएंगे तो बताइए कौन से ब्लॉक पे जाने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। यदि a की वैल्यू 5 है या a की वैल्यू 5 है तब x की वैल्यू भी 5 होगी, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कौन से ब्लॉक के आधार पे फैक्टोरियल का कैलकुलेशन होगा, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर जो इफ वाली कंडीशन है ना, इफ वाली कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो x लिया गया है वो किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, a के लिए लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू तो जीरो नहीं है, तो कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा एल्स पे, ठीक है। तो एल्स में क्या है, एल्स के लिए हमने जो डिफाइन किया वो कुछ इस तरीके से है, हमने एल्स के लिए डिफाइन किया है फैक्ट इक्वल x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1, ये हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू है 5 इंटू फैक्टोरियल एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में f लिख दे रहा हूँ, 5 माइनस 1, 5 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है। तो यदि हम लिख रहे हैं फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 5 इंटू F4 यानी कि 4 का फैक्टोरियल, है ना, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यदि हम 4 का फैक्टोरियल लें, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताइए। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 24, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5 इंटू 24, है ना, 5 इंटू 24 कितना होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, 5 इंटू 24 हो गया 120, यानी कि लास्ट का जो आउटपुट का लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल, वो रहेगा आपका फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल 120, ये हो जाएगा आपका लास्ट का आउटपुट का आंसर। तो ये तो हो गया आपका रिकर्शन। सभी को आया समझ में, क्या है जल्दी कमेंट करके बताइए।
ठीक है, देखिए एक जो यहाँ पर छोटा सा टॉपिक छूट गया था उसको हम बता देते हैं, एरे टू फंक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड का। ठीक है, पासिंग एरे टू फंक्शन। ठीक है, यानी कि यदि हमको एक एरे को पास करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, तो हम कैसे पास करेंगे। देखिए, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको। देखिए, उस एग्जांपल में हमने क्या किया है, उस एग्जांपल में सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस का। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला लाइन है वो है हैश इंक्लूड stdio.h, और जो नेक्स्ट लाइन है वो है हैश इंक्लूड math.h। ठीक है, हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स रिलेटेड फंक्शंस का भी यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं math.h भी हम ले रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर साइज भी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एरे का साइज भी डिफाइन कर रहे हैं। तो एरे का साइज जो है आप कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमने लिखा डिफाइन साइज 5, यानी कि हम यहाँ पर जो भी एरे ले रहे हैं उसका जो साइज है, मैक्सिमम साइज कितना है, उस एरे का जो मैक्सिमम साइज है वो है 5 है। ठीक है, यहां तक आया सभी को समझ में क्या, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर दो अलग अलग हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग एरे ले रहे हैं, और वो जो दोनों एरे ले रहे हैं हम साथ में एक पैरामीटर भी पास कराएंगे। देखिए, पहला जो एरे ले रहे हैं वो है आपका फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप है, और हम जो नेक्स्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कंप्लीट वैल्यूज पर नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि यदि हम यहाँ पर कंप्लीट वैल्यूज पे जाएंगे तो आपका प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समझाने का है। ठीक है, देखिए, यदि हम ले रहे हैं फ्लोट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पास करा रहे हैं। वो पैरामीटर है सपोज फ्लोट। अब ये क्या है, फ्लोट का एक एरे हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फ्लोट का एरे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और दूसरा हो यहाँ पर हो गया कॉमा इंट एन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, एक कॉलिंग फंक्शन बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक कॉलिंग फंक्शन बना दिया। ठीक है, और जो दूसरा कॉलिंग फंक्शन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं फ्लोट, फ्लोट मीन। ठीक है, मीन वैल्यूज के लिए। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में आपका ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्लोट फ्लोट ए। ठीक है, इंट इंट एन। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने एक कॉलिंग फंक्शन बना दिया, और दूसरा हमने बना दिया मीन कैलकुलेशन के लिए एक आपका कॉलिंग फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो यदि ये दोनों फंक्शन क्या होगा, सपोज ये दोनों फंक्शन जब कॉल होगा, है ना, कॉल होते समय क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेमी कॉलन नहीं रहेगा, है ना। पहला डिफरेंस क्या रहेगा, कॉलिंग होते समय सेमी कॉलन नहीं यूज होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा,
दूसरा ये हो कि यदि आपको इस पर्टिकुलर एरे को आपको कॉल करना है ना, यदि आपको इस पर्टिकुलर एरे को कॉल करना है तो आपको उसी फॉर्मेट में या उसी तरीके से आपको इसको कॉल करना होगा। एंड जस्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉल कर रहा हूँ फ्लोट स्टैंडर्ड डेविएशन के इस फ्लोट ए नाम के एरे को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लोट ए नाम के यदि एरे को मैं कॉल कर रहा हूँ तो किस तरीके से मैं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फ्लोट ए, ये तो आपका कॉल्ड फंक्शन में भी ऐसा ही लाइन रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, सेमीकोलन नहीं रहेगा कॉल्ड फंक्शन में। और यदि मान लो कोई ऐसा कैलकुलेशन है जहां पे सपोज हमको समेशन करना है, सपोज हमको क्या करना है, समेशन करना है। ठीक है, और उस समेशन के लिए हमने एक और वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम x है ना। सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं, इस x में इस x को इस एरे ए एरे के साथ यदि हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है, सम वगैरह करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस ए आई, ठीक है, x माइनस ए आई इंटू x माइनस ए आई। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे है। ठीक है, और ये जो सम प्लस लिखा हुआ है ना, ये जो सम प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है सम इक्वल सम प्लस 1 है ना। सम का जो भी वैल्यू डिफाइन किया गया होगा उसको शुरुआत में जनरली सम का वैल्यू जो डिफाइन किया होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि कोई कैलकुलेशन भी होगा इन द कॉल्ड फंक्शन तो वहां पर सेम एरे नेम यूज होगा। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, हम इस चीज को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पर आपको सिंपली एक कुछ रूल्स बता देते हैं, जो रूल्स यूज होते हैं एक एरे को एक फंक्शन पे पास करने के लिए। ठीक है, ताकि आप इस चीज को और अच्छे ढंग से समझ सकें। देखिए, तो किसी भी एरे को एक फंक्शन को पास करने के लिए 3 रूल्स होते हैं। जो पहला रूल होता है वो ये बोलता है कि यदि आप किसी एरे को किसी फंक्शन को पास कर रहे हो तो उस फंक्शन को आप कैसे कॉल करोगे, फंक्शन कॉल्ड बाय पासिंग द नेम ऑफ एरे। ठीक है, यानी कि यदि आपने फंक्शंस को डिक्लेयर करते समय वहां आपने कोई एरे यूज किया है तो उसी फंक्शन को यदि आपको दोबारा कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ कॉल्ड फंक्शन तो आपको एरे का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉलिंग फंक्शन में एरे को डिफाइन कर दिया। ठीक है, दूसरा, तो ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि एरे टू फंक्शन के केस में, यानी कि जब कभी आप एक एरे में फंक्शन का यूज करोगे तो फंक्शन का जो डेफिनेशन रहेगा उसमें जो भी आप फॉर्मल पैरामीटर बनाओगे, है ना, फॉर्मल पैरामीटर जो भी आप बनाओगे उसमें जो फॉर्मल पैरामीटर रहेगा, है ना, उस फॉर्मल पैरामीटर में भी एक एरे टाइप होना चाहिए, उस फॉर्मल पैरामीटर में भी एक एरे टाइप होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि आपने एक्चुअल पैरामीटर में एरे टाइप दिया है तो फॉर्मल पैरामीटर में भी एरे टाइप होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो साइज है, साइज को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है ना, साइज स्पेसिफिकेशन नॉट कंपल्सरी। ये हो गया 2 रूल।
तीसरा रूल। अब हम देखते हैं थर्ड रूल के बारे में। देखिए जो थर्ड रूल होता है वो ये बोलता है कि फंक्शन का प्रोटोटाइप, ठीक है, फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाने का मतलब ये है कि जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन जो डिक्लेयर करते हैं ना, उसी को फंक्शन प्रोटोटाइप बोला जाता है। ठीक है, यदि आप अपने फंक्शंस में एरे का यूज कर रहे हो तो फंक्शन प्रोटोटाइप इस चीज को जरूर शो करना चाहिए, इस चीज को जरूर शो करना चाहिए कि जो आर्गुमेंट है, जो भी आप आर्गुमेंट ले रहे हो, जो भी आप पैरामीटर ले रहे हो, वो क्या है, वो एक एरे है। ठीक है, पहला रूल ये हो गया, फंक्शन जो भी आप कॉल कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एरे के नेम से पास होगा। दूसरा रूल ये हो गया कि फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर जो है वो एरे टाइप होना चाहिए, साइज को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तीसरा रूल ये हो गया कि फंक्शन प्रोटोटाइप इस बात को जरूर शो करना चाहिए कि आर्गुमेंट एक एरे है। तो ये तो हो गया आपका एरे ऑफ फंक्शन। सभी को आया समझ में? क्या, जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपका, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका फिबोनाची सीरीज। सभी लोग जानते हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में, क्या होता है फिबोनाची सीरीज, आप लोगों को पता है क्या? ठीक है, नहीं भी पता है तो भी हम यहाँ पर जरूर इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो फिबोनाची सीरीज है वो जनरली यूज होता है आपके मैथमेटिक्स में, मैथ्स में इसका ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज को हम डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग ए फंक्शन एफ एन। ठीक है, जो भी आपका फिबोनाची सीरीज रहता है ये बनाता है एक सीक्वेंस को बनाता है। ठीक है, यह एक सीक्वेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, अब ये जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है कुछ इस तरीके से होता है, जो भी आपका फिबोनाची सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके का सीक्वेंस होता है जिसमें कि हर नंबर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ईच नंबर जो होता है वो सम होता है ना, ईच नंबर जो सम होता है ऑफ टू प्रीसीडिंग, यानी कि टू प्रीवियस वंस ना, दो प्रीवियस नंबर का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, और ये किससे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है जीरो से, है ना, जीरो और वन से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज के केस में, फिबोनाची सीरीज के केस में f0 इक्वल 0 और f1 इक्वल 1। ठीक है, ये तो आपका जनरल टर्म्स हो गया। यदि यहां पर n ग्रेटर देन 1 है, यदि n ग्रेटर देन 1 है, यानी एक से ज्यादा टर्म हो जा रहे हैं फिबोनाची में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, fn इक्वल एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, यानी कि सीरीज क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इसका एक सिंपल सा सीक्वेंस देखो तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, फिबोनाची सीरीज हमेशा स्टार्ट होगा जीरो से फिर वन से। ठीक है, जीरो और वन का सम करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए।
0 और 1 का यदि हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, 0 और 1 का यदि हमने सम किया तो ये आ गया 1। ठीक है, हाँ अब 1 और 1 का हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए, 2। देखिए 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी कि फिबोनाची सीरीज में क्या हो रहा है, पिछले प्रीसीडिंग वंस का क्या हो रहा है, यानी कि प्रीवियस नंबर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्रीवियस 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, पहला टर्म हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म फिबोनाची सीरीज, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। ठीक है, अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी आंसर दीजिए, 3। 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया आपका फिबोनाची सीरीज का नेक्स्ट टर्म। फिर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिबोनाची का और नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब क्या होगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे, तो 3 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 5 और 8। ठीक है, फिर हम 5 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 8 क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, फिर 8 और 13, इस 8 को और इसे 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, फिर 13 और 21 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 34। फिर 34 और 21 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, फिर 34 और 55 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 89। फिर आप 55 और 89 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज में इस तरीके से आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द F0 से स्टार्ट होते होते F1 आता है, फिर इस तरीके से आपके nth टर्म आते हैं, है ना। तो ये तो फिबोनाची सीरीज का बेसिक प्रिंसिपल है एज पर द मैथमेटिक्स। ठीक, अब हम इसको देखते हैं प्रोग्रामिंग में, हम इसको प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि यहाँ पर जब हम फिबोनाची सीरीज पढ़ रहे हैं तो हम कौन से टॉपिक के यूनिट में पढ़ रहे हैं, हम जो फिबोनाची सीरीज को पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस के यूनिट पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि यदि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइट ए प्रोग्राम ऑन फिबोनाची सीरीज, तो आपको यहाँ पर फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाने के लिए किसका यूज करना है, फंक्शन का यूज करना है। आपको नॉर्मली नहीं बना देना, आपको फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस ही बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक हेडर फाइल यूज किया है जिसका नाम है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, यह हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल हेडर फाइल इसलिए लिया है क्योंकि इस प्रोग्राम को हमने रन किया है एक ऑनलाइन कंपाइलर पे हमने रन किया। ठीक है, इसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा void print fibonacci int n, यानी कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिसकी मदद से हम फिबोनाची सीरीज प्रिंट करेंगे और इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये भी आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है void print fibonacci int n। ठीक है, फिबोनाची जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके लास्ट में आप चाहें तो सेमीकोलन यूज कर सकते हैं, कुछ कुछ केस में सेमीकोलन का यूज नहीं भी होता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर जो 3 वेरिएबल लिए वो कौन कौन से हैं, एक हमने लिया n1 n2 और n3। हमने यहाँ पर n1 को डिफाइन कर दिया 0 से। 0 से हमने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि फिबोनाची सीरीज का पहला टर्म होता है 0। दूसरा हमने n2 को डिफाइन कर दिया 1, और 1 क्यों डिफाइन किया, क्योंकि फिबोनाची सीरीज का जो दूसरा टर्म होता है वो होता है 1। यहां तक आया सभी को समझ में क्या, जल्दी कमेंट करके बताइए।
इसके बाद क्या किया हमने, n3 को यहाँ पर अनडिफाइंड रखा है, क्योंकि जो थर्ड टर्म रहेगा उसका क्या देना पड़ेगा, उसका हम यहाँ पर वैल्यू देंगे। ठीक है, उसका हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, यानी कि आपका फिबोनाची सीरीज जो है कौन से वैल्यू तक जा सकता है ना, यानी कौन से वैल्यू तक जा सकता है, यानी कि आप कितने टर्म्स चाहते हैं यहाँ पर अपने फिबोनाची सीरीज में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लॉजिक दिया है, हमने जो लॉजिक दिया है n ग्रेटर देन 0। सपोज जो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करेंगे वो सपोज 0 से ज्यादा है ना, सपोज हमने नंबर ऑफ एलिमेंट 0 से ज्यादा दिया, तो उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, उस केस में हमारा जो लॉजिक है वो ये बोलता है कि n3 इक्वल n1 प्लस n2 हो जाए, यानी कि थर्ड वैल्यू के लिए पहले दो वैल्यूज का सम आना चाहिए। और यहां पर हमने क्या कर दिया है, n1 इक्वल n2 और n2 इक्वल n3, यानी n की वैल्यू जब 0 से ज्यादा रहेगी उस केस में n2 की वैल्यू n1 के पास चली जाए और n3 की वैल्यू n2 के पास चली जाए, जब जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ते जाएंगे तब। और प्रिंट यहाँ लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हम क्या करेंगे, n3 की वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम पूरा फाइनल सीरीज को प्रिंट करेंगे। और यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया प्रिंट फिबोनाची n-1, जिसका हमने क्या किया, नीचे डेफिनेशन दिया, हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ताकि यूजर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर कर सके, कितने आप फिबोनाची सीरीज में एलिमेंट चाहते हैं वो, तो वो किस पे स्टोर हो जाएगा, वो n के एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर फिबोनाची सीरीज को हम प्रिंट करेंगे। देखिए तो प्रिंटफ करते समय हमने क्या किया है, बाय डिफॉल्ट 0 और 1 दे दिया है, यानी कि जब भी प्रिंट होगा तो सबसे शुरुआत में क्या हो जाएगा, 0 और 1 आएगा, इसलिए हमने दिया है। और हमने क्या किया है, प्रिंटफ फिबोनाची n-2 हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 0 और 1 जो दो पहले टर्म है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रिंटेड करने के लिए यहाँ पर कमांड दे दिया है, इसलिए, और लास्ट में रिटर्न 0 है। ठीक है, तो यदि हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें तो इस प्रोग्राम का आउटपुट किस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, देखिए सपोज हमने एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स में दे दिया है 3। सपोज हमने एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या दे दिया है, हमने दे दिया है 3। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज जो है वो क्या प्रिंट होगा, वो प्रिंट होगा 0 1 इसके बाद यदि हम 3 तक देते हैं, है ना, 3 तक देते हैं, यानी कि इसमें और क्या क्या ऐड हो सकता है, इसमें और ऐड हो सकता है आपका 1 2 3, यहां तक आपका सीरीज चल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप रन करके जरूर देखें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं एकरमैन फंक्शन के बारे में। देखिए ये एक एकरमैन फंक्शन का प्रोग्राम है। देखिए एकरमैन फंक्शन के प्रोग्राम को समझने से पहले
आपको एकरमैन फंक्शन को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए जो एकरमैन फंक्शन है वो दिया गया था विल्हेम एकरमैन नाम के मैथमेटिशियन के द्वारा एकरमैन फंक्शन दिया गया था। ठीक है, ये एक तरीके का कंप्यूटेबल फंक्शन है जिससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो विल्हेम एकरमैन ने जो फंक्शन दिया था वो फंक्शन कुछ इस तरीके से था। उसमें था AMN इस तरीके का फंक्शन था और इसमें अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग वैल्यूज स्पेसिफाई किए गए थे। ठीक है, तो एज पर द एकरमैन फंक्शन AMN की जो वैल्यू होगी वो n+1 होगी। कौन से केस में होगी, इफ m इक्वल 0, यदि m की वैल्यू 0 है तो AMN इक्वल होगा n+1। जो दूसरा केस था एज पर द एकरमैन फंक्शन वो था AMN इक्वल AM-1, 1। ये कब होगा, जब m ग्रेटर देन 0 है और n इक्वल टू 0 है। तो ये तो हुए एकरमैन फंक्शन के दो केस। तीसरा जो केस है वो तब लागू होता है जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और n की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है तब। ठीक है, तो तीसरे केस को मैं यहां पर लिख देता हूं, डिस्क्राइब कर देता हूं। जो तीसरा केस है वो कुछ इस तरीके से है, AMN इक्वल AM-1, AM-n-1। ये तब होगा जब m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये क्या है, एकरमैन फंक्शन के तीन अलग अलग केस हैं। सभी को समझ में आ रहा है क्या, जल्दी कमेंट करके बताइए। फिलहाल हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए जैसा यहाँ पर m और n है तो एकरमैन फंक्शन को कैलकुलेट करते समय आपको यहाँ पर दो वैल्यूज जरूर देने, एक m के लिए और दूसरा n के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा #include stdio.h, यानी कि हमने यहाँ पर एक सिंगल हेडर फाइल डिफाइन किया है क्योंकि यह प्रोग्राम रन हुआ है आपके ऑनलाइन कंपाइलर पे रन हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या किया है हमने, एज पर द एकरमैन फंक्शन हमने यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया है जिसका नाम दिया है हमने इंट a, और उसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास किए हैं इंट a, और इसमें दो आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, m और n। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा m और n, दो वेरिएबल्स हमने यहाँ भी डिक्लेयर कर दिए, और यूजर दो नंबर एंटर कर सके इसलिए हमने लिखा printf enter 2 नंबर्स। फिर स्कैनफ में हमने इन दोनों नंबर्स को, ये इनपुट साइड हमसे हो सके इसलिए हमने लिखा स्कैनफ %d m%n और m%n। ठीक है, फिर लास्ट में आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हमने लिखा आउटपुट %d /n amn। अब क्या कर रहे हैं हम, इस कॉलिंग फंक्शन को यहां पर क्या कर रहे हैं, कॉल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला केस हमने आपको बताया था, उस पहले केस में क्या था, m इक्वल 0 था। उस पहले केस में क्या था, m इक्वल 0। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या रिटर्न होना था, n+1, इसलिए हमने लिख दिया रिटर्न n+1।
और दूसरा केस क्या था, m ग्रेटर देन 0 और n इक्वल 0, ये दूसरा केस था। तो इस दूसरे केस में से हमने ये इनहेरिट किया n इक्वल 0, जिसको हमने लिखा एल्स इफ n इक्वल 0 में, और उसके लिए हमने डिफाइन कर दिया रिटर्न a m n माइनस a m माइनस 1 कॉमा m कॉमा 1, और एल्स में हमने लिख दिया रिटर्न a m माइनस 1 a m कॉमा n माइनस 1, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। यानी कि तीनों केस में से जिस भी केस में कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके हिसाब से वैल्यूज आपके प्रिंट होंगे। ठीक है, तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज आएंगे। सपोज हमने यहां पर दो नंबर एंटर किए, m की वैल्यू हमने यहां पर दी 1 और n की वैल्यू भी हमने सपोज दे दी 1। ठीक है, m की वैल्यू हमने दे दी 1 और n की वैल्यू भी हमने सपोज दे दी 1। यदि हम m और n दोनों की वैल्यू यदि हम 1 देते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। यानी हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कहां पर चला जाएगा, वो चला जाएगा रिटर्न a m माइनस 1, रिटर्न a m माइनस 1 और m कॉमा n माइनस 1 पे चला जाएगा हमारा रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, जो हम m और n बोल रहे हैं, वो सारे m और n जो हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर उनको कंसीडर किया जाएगा। जब जब ये पॉजिटिव रहेंगे तभी इस तरीके का कंडीशंस फॉलो होगा। ठीक है, तो यदि हम m इक्वल 1 और n इक्वल 1 लेते हैं तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरीके से रहेगा, वो रहेगा कुछ इस तरीके से a 1 माइनस 1 कॉमा a m की वैल्यू 1 है और n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। a 1 माइनस 1 a 1 कॉमा 0, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको यदि आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको इस वाले हिस्से को सॉल्व करना पड़ेगा a 1 कॉमा 0 को। जब आप a1 कॉमा 0 को सॉल्व करोगे तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन है ना, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया m और ये हो गया n। तब इसमें कंडीशन क्या फॉलो हो जाएगी, कंडीशन इसमें जो फॉलो होगी वो होगी a m माइनस 1 कॉमा 1, ये कंडीशन फॉलो होगी इसमें। यानी कि ये जो m है इसमें अगेन माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कॉमा, और जो n की वैल्यू यदि 0 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ये हो गया a 1 माइनस 1 कॉमा 1, तो ये हो गया a 0 कॉमा 1। अभी तक हमने क्या किया, हमने शुरुआत में क्या लिया था, 1 और 1 वैल्यू लिया था, यानी कि वो थर्ड कंडीशन में जा रहा था, जिसके हिसाब से अभी तक हमें मिला है कैलकुलेशन करते हुए a 0 कॉमा 1। यानी कि अब यहां पर क्या हो गया,
अब यहाँ पर m की वैल्यू हो गई 0, अब यहाँ पर m की वैल्यू हो गई 0 और n की वैल्यू हो गई 1। यदि हम m की वैल्यू 0 ले रहे थे तब उस केस में क्या था, यदि m की वैल्यू 0 तो उस केस में am n इक्वल क्या हो रहा था, n प्लस 1, यानी कि अगेन यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा और वो हो जाएगा a 0, 2। तो इस तरीके से वैल्यूज जो हैं और आगे कंटिन्यूएशन में कैलकुलेट होंगे। मतलब इस प्रोसेस को बार बार जब जब m और n की वैल्यू अलग अलग हो रही तब तब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे कंडीशन को रिपीटेटिव वे में एग्जीक्यूट करना है, जिससे लास्ट में आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से एकरमैन फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो आज की जितने टॉपिक्स हमने पहले से शेड्यूल किए थे वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। मोबाइल कैसे गर्म हो जा रहा है?